नमस्कार, मैं डॉक्टर मधु जैन, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, एसोसिएट प्रोफेसर इन इकोनॉमिक्स। आज हम एमए फाइनल ईयर ऑप्शनल पेपर सेकेंड लेबर इकोनॉमिक्स में श्रम की पूर्ति, सप्लाई ऑफ लेबर के बारे में अध्ययन और विश्लेषण करेंगे। श्रम की पूर्ति, सप्लाई ऑफ लेबर, अर्थव्यवस्था में क्षेत्र और श्रम बाजार की स्थिति की गत्यात्मकता, गतिशीलता मुख्यतः श्रम की मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा प्रभावित होती है। श्रम की पूर्ति का निर्धारण जनसंख्या, आय वर्ग, लिंग की भागीदारी दर, विभिन्न समूहों की शिक्षा प्राप्ति और रोजगार और बेरोजगारी की मात्रा से प्रभावित होता है। श्रम की पूर्ति से तात्पर्य उस श्रम शक्ति से है जो कि आर्थिक रूप से सक्रिय हो, अर्थात हम कह सकते हैं कि श्रम शक्ति जनसंख्या के उस भाग को कहते हैं जो आर्थिक गतिविधियों में संलग्न होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ ने भी श्रम शक्ति को जनसंख्या के आर्थिक रूप से सक्रिय भाग की अवधारणा को ही अपनाया है। दूसरे शब्दों में, श्रम शक्ति से जनसंख्या के उस भाग का बोध होता है जो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन और वितरण संबंधी आर्थिक क्रियाओं में लगा हुआ हो या वो जीविका कमाने के लिए कार्य करता हो। इस तरह से श्रम शक्ति के अंतर्गत नियोजक, कामगार, स्वरोजगार या स्वनियोजन में लगे हुए तीनों श्रेणियों के लोग सम्मिलित होते हैं। अधिकतर देशों में ऐसे अनियोजित व्यक्तियों को भी श्रम शक्ति में सम्मिलित किया जाता है जिनमें काम करने की सामर्थ्य और इच्छा हो और जो काम की खोज में हो। ये स्वाभाविक है कि कुछ लोग अपनी उम्र या शारीरिक या मानसिक अशक्तता या अन्य कारणों से आर्थिक रूप से सक्रिय होने में असमर्थ हो। इस कारण से ऐसे व्यक्तियों को श्रम शक्ति में सम्मिलित नहीं किया जाता है। प्रत्येक समाज के कई ऐसे क्रियाकलाप होते हैं जिन्हें तकनीकी रूप से हम श्रम शक्ति में लगे हुए व्यक्तियों में शामिल नहीं कर सकते, और श्रम शक्ति में सम्मिलित किए जाने वाले व्यक्ति सभी देशों में एक समान नहीं होते। सामान्यतः श्रम शक्ति के अंतर्गत जनसंख्या की निम्नलिखित श्रेणियों को शामिल किया जाता है। पहला है नियोजक, दूसरा है नियोजित व्यक्ति, श्रमिक या कामगार, तीसरा है स्वनियोजित व्यक्ति, चौथा है ऐसे अनियोजित व्यक्ति जो कार्य करने में समर्थ हो, जिनमें कार्य करने की इच्छा हो और जो काम की खोज में हो। नेक्स्ट है घरेलू नौकर, नेक्स्ट है सशस्त्र सेना के सदस्य। इस प्रकार इन 6 श्रेणियों में लगे हुए व्यक्तियों को हम श्रम शक्ति के अंतर्गत शामिल करते हैं, लेकिन निम्न श्रेणियों में लगे हुए व्यक्तियों को हम श्रम शक्ति में शामिल नहीं करते हैं या नहीं किया जाता है। पहला है निर्धारित उम्र से कम के बच्चे। सामान्यतः 14 से 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों को हम श्रम शक्ति में शामिल नहीं करते हैं। दूसरा है अवकाश प्राप्त व्यक्ति, सामान्यतः 60 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति, गृह पत्नियां, नेक्स्ट है संस्थाओं की खैरात पर आश्रित व्यक्ति, नेक्स्ट है स्वामित्व, लगान, पेंशन और लाभांश पर निर्भर व्यक्ति, नेक्स्ट है ऐसे व्यक्ति जिन्हें कारावास या पागलखाने में रखा गया हो, और लास्ट है शारीरिक और मानसिक अशक्तता के कारण कार्य करने में असमर्थ व्यक्ति। इन श्रेणियों के व्यक्तियों को हम किसी भी देश में श्रम शक्ति में शामिल नहीं किया जाता है। कई देशों में श्रम शक्ति से संबंधित आंकड़े 10 वर्षों के बाद इकट्ठे किए जाते हैं, तो कई देशों में श्रम शक्ति से संबंधित आंकड़े इकट्ठे ही नहीं किए जाते हैं। भारत में भी श्रम शक्ति से संबंधित आंकड़े हर 10 वर्ष बाद जब जनगणना की जाती है उस समय इकट्ठे किए जाते हैं। इस प्रकार हम भारत में अगर भारतीय संदर्भ में लें तो श्रम शक्ति से अभिप्राय श्रम की उस मात्रा से है जिससे मजदूर वर्ग किसी मजदूरी पर विक्रय करने को तैयार होता है। श्रम अर्थशास्त्र की नई प्रवृत्ति के अनुसार श्रम की पूर्ति को दी हुई जनसंख्या द्वारा काम
की पूर्ति की मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है। जैसा कि प्रोफेसर रीस कहते हैं, श्रम की पूर्ति को 4 मुख्य कारक जो है वो प्रभावित करते हैं, जो इस प्रकार है। नंबर 1, श्रम शक्ति की भागीदारी दर, पार्टिसिपेशन रेट ऑफ लेबर फोर्सेस। नेक्स्ट है श्रमिकों द्वारा इच्छा से कार्य करने के घंटे, नंबर ऑफ आवर्स द लेबर्स आर विलिंग टू वर्क। काम की गति, स्पीड और इंटेंसिटी ऑफ वर्क। नेक्स्ट है काम की दक्षता, एफिशिएंसी और स्किल। इन 4 कारकों को उन्होंने श्रम शक्ति के मुख्य कारकों के रूप में सम्मिलित किया है, जिनका हम बिंदुवार आगे अध्ययन करेंगे।